हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं नए साल की शुभकामनाओं के साथ। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल का ये दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। आइए हम उसका पिछली वीडियो का कुछ रिवीजन करके तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी किसी इतिहास का निर्माण किया जाता है तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। साक्ष्य या तो लिखित होंगे या तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, लेकिन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक कालखंड में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं और दोनों के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण किया जाए उसे ऐतिहासिक कालखंड में रखेंगे। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद के जितने भी इतिहास हैं वो सब जो है ऐतिहासिक काल में आएंगे। और हमने आपको बताया था कि जो कुछ इतिहासकारों थे, जैसे कि सर रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम 1863 में पलवरम नामक स्थान पर एक कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे और ये पुरातत्व के आधार पर ये पहला पुरातत्व था और इसीलिए जो है इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। फिर 1883 में विलियम किंग महोदय ने अतिरमपक्कम में एक कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। तो जो कुल्हाड़ियाँ मिल रही थी ये दक्षिण भारत में मिल रही थी, उत्तर भारत में कुल्हाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो इसलिए कहा जाता है कि कुल्हाड़ी जो दक्षिण भारत की संस्कृति है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको बताया था कि 1820 में जर्गेनस थॉम्सन महोदय ने कोपेनहेगन संग्रहालय की जो साक्ष्य जुटाए गए थे उन साक्ष्यों को अध्ययन करने के बाद जर्गेनस थॉम्सन महोदय ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल को पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है या स्टोन एज कहिए। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल के भी नाम से जाना जाएगा। और दूसरा है कांस्य युग। कांस्य युग को जो है ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु से बना हुआ है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तीसरा है लौह युग यानी आयरन एज। आयरन एज में जो है उत्तर वैदिक काल के बाद का जो भी इतिहास है सब आयरन एज के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल को जो आयरन एज के नाम से जाना जाता है। तो आइए फिर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने सर्वप्रथम पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए हम इन तीनों कालखंडों का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को पुनः 3 भागों में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने बांटा था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 5 लाख से लेकर के 10,000 BC की मध्य मानी जाती है। ये 5 लाख BC से लेकर के
10,000 BC की मध्य मानी जाती है। और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC की मध्य मानी जाती है। और नवपाषाण काल 8,000 BC से लेकर के 6,000 BC की मध्य मानी जाती है। तो सबसे बड़ा कालखंड इसमें पूरा पाषाण काल का कालखंड है। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल है, उसके बाद नवपाषाण काल है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरा पाषाण काल हिमयुग था और मध्य पाषाण काल भी हिमयुग था, लेकिन मध्य पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कम हिमयुग था। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के बाद जो है थोड़ा से जब बर्फ़ों का पिघला हुआ, तो जैसे जैसे समय बदला, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर के बढ़ने के बाद जो है जब बर्फ़ों में पिघला हुआ तो मध्य पाषाण काल की तरफ जब हम बढ़ें तो उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। ख़ास तौर से जंगलों की वृद्धि हुई और जंगलों की वृद्धि होने से छोटे छोटे जीवों का विकास होने लगा। फिर आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती गई पृथ्वी पर, वैसे वैसे हिमयुग की समाप्त होता गया और जंगलों की वृद्धि होने लगी। जंगलों की वृद्धि होने से जहाँ पर पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे और उनको मारने के लिए बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब हिमयुग समाप्त हो गया तो उस दौरान जो है छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ। छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए जो है छोटे औजारों का उपयोग हुआ। तो इसलिए जो है जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर समझ लीजिए, जलवायु परिवर्तन, जलवायु और औजारों के आकार पर। के आधार पर जलवायु परिवर्तन और औजारों के आधार पर इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इनका विभाजन जो है जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर अलग अलग इनका नामकरण किया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा। निम्न पूरा पाषाण काल का कालखंड सबसे बड़ा कालखंड है। यहाँ पर जो है ये 5 लाख BC से 10,000 BC के बीच है। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC की मध्य, 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC की मध्य जो है निम्न पूरा पाषाण काल का कालखंड है। 50,000 BC की मध्य जो है निम्न पूरा पाषाण काल है। और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 BC से लेकर 40,000 BC की मध्य। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है 40,000 BC से लेकर के
10,000 BC की मध्य मानी जाती है। तो ये जो इनके BC हैं 5 लाख BC, 50,000 BC, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है और आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में हम ये अध्ययन करते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर क्या औजार की जलवायु परिवर्तन पर से क्या प्रभाव पड़ा कि औजार का स्वरूप बदलने लगा, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, निम्न पूर्व पाषाण काल जो है, यहाँ पर क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट पत्थर से जो है इसे कोर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पूर्व पाषाण काल को कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसे कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं। हम बड़ा लिखते हैं थोड़ा से, इसे कोर संस्कृति कहते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल को कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और उच्च पूर्व पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति। आखिर ये कोर और फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें कोर की, तो जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है और जब हम किसी बड़े पत्थर को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले पत्थर का ऊपरी लेयर टूटता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई पत्थर लिया और इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, तो सबसे पहले ये पत्थर का ऊपरी लेयर टूटेगा और ये बीच वाला भाग ये नहीं टूटेगा। जो बीच वाला भाग, बड़ा वाला भाग है, इसी को कोर कहा जाता है। और जो ये ऊपर वाला भाग ये टूटेगा, जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाला भाग ये टूटा हुआ है, इसी को फलक कहते हैं। इसको फलक कहते हैं। जो बीच वाला भाग बचा हुआ है, बड़ा भाग, उसी को कोर कहा जाता है। और इसी को फलक के द्वारा ही ब्लेड संस्कृति का विकास हुआ है। फलक से ही ब्लेड संस्कृति का विकास हुआ है। ब्लेड का मतलब ये है कि उसे जो है धारदार बना दिया जाता था, उसे ब्लेड संस्कृति कहेंगे। आगे हम समझ जाएंगे कैसे कहेंगे। तो पत्थर का बड़ा भाग था, उसके द्वारा जो औजार का निर्माण किया गया है, उसे जो है कोर संस्कृति के अंतर्गत रखेंगे। तो इसमें जो है जो औजार, जो पत्थर का उपयोग किया गया था, पत्थर इसमें जो हैं, पत्थर में क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। क्वार्टजाइट जैसे पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर से इन औजारों का निर्माण किया गया है। जो औजार हैं इनके औजार जो हैं चापर, चापिंग, बिदाड़ी और कुल्हाड़ी, यहाँ पर ये औजार हैं इनके। चापर है, चापिंग है, चापर, चापिंग, बिदाड़ी और कुल्हाड़ी, ये इनके औजार थे। जो औजार बनाए गए उनके अलग अलग नाम हैं। थोड़ा सा ये प्राचीन इतिहास का ये थोड़ा सा टफ माना जाता है ये टॉपिक, और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे, थोड़ा से आपको समझने में आसानी हो जाएगी।
और परीक्षाओं में अगर पूछा भी जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग समझ में नहीं आता, इसलिए इस टॉपिक को छोड़कर आगे की टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार जैसे भी देखेंगे आप, तो आपको जो है काफ़ी आसानी से सब समझ में आने लगेगा। और परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जब यहाँ से आते हैं तो गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ाना ज़रूरी था। चापर का आकार अगर हम देखते हैं तो चापर का आकार कुछ इस प्रकार होता था। चापर का आकार जो है, ये चापर का आकार होता था। ये इस साइड में नुकीला बनाया जाता था इसे, और यहाँ पकड़ने के लिए बनाया जाता था। चापिंग जो है कुछ इस प्रकार से बनाई जाती थी। ये दोनों तरफ से जो है इसको थोड़ा से नुकीला बनाते थे। और बिदाड़ी जो है इसका आकार कुछ इस प्रकार है, इसको यहाँ पकड़ने के लिए बनाया जाता था और इसको यहाँ थोड़ा नुकीला बना देते थे। कुल्हाड़ी का स्वरूप वही है जो वर्तमान में जो कुल्हाड़ी है, वैसे ही कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। इसकी कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी ऐसे ही थी। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो औजार पाए गए हैं कौर संस्कृति यानी निम्न पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत। तो इन औजारों का आकार ये मतलब कि चापर है, चापिंग है, बिदाड़ी है, कुल्हाड़ी है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे कि रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय और विलियम किंग महोदय, रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लवरम नामक स्थान पर और विलियम किंग महोदय ने अतिरमपक्कम स्थान पर जो है कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। और ये दोनों स्थान जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। पल्लवरम और अतिरमपक्कम दोनों दक्षिण भारत में हैं। जितनी भी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई हैं वो सब दक्षिण भारत में प्राप्त की गई हैं, इसलिए कुल्हाड़ी को दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, हम समझाने की कोशिश यहाँ कर देते हैं। देखिए, समझ जाएंगे यहाँ पे। इसे कुल्हाड़ी को जो है दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की संस्कृति कहेंगे कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी को दक्षिण भारत की संस्कृति का नाम दिया गया है। और चापर चापिंग को जो है, चापर चापिंग जो है उत्तर भारत की संस्कृति मानी जाती है। ये उत्तर भारत की संस्कृति है। जहाँ पर चापर चापिंग और कुल्हाड़ी दोनों पाए गए हैं, एक स्थान है चौतरा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर चापर चापिंग और कुल्हाड़ी दोनों पाए गए हैं। इसलिए चौतरा को जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है, मिलन स्थल कहा जाता है, जहाँ पर दोनों भी पाए गए हैं। हम यहाँ समझ जाइए, बता दे रहा हूँ। जहाँ पर कुल्हाड़ी पाई गई है, जैसे जो चापर है और चापिंग और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को हैंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे हैंडेक्स के नाम से जाना जाता है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें हैंडेक्स नाम लिखा हुआ है। तो आप देखिए, हमने कहा कि ये कुल्हाड़ी जो है दक्षिण भारत की संस्कृति है। ये दक्षिण भारत की संस्कृति है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की संस्कृति किसे कहते हैं, उसमें 2 3 4 औजारों के नाम दे दिए जाएगा। उसमें जो है कुल्हाड़ी जो है आपको ध्यान देना है, कुल्हाड़ी जो दक्षिण भारत की संस्कृति मानी जाती है। और चापर चापिंग जो है उत्तर भारत की संस्कृति है। तो हमने यहाँ समझा कि जो औजारों का स्वरूप था कुछ इस प्रकार था, और चापर चापिंग को जो है उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है और कुल्हाड़ी को जो है दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। कुल्हाड़ी जो है पल्लवरम अतिरमपक्कम स्थान पर पाई गई थी, इसलिए जो है इसे दक्षिण भारत की संस्कृति कहेंगे।
एक स्थान है चौतरा नामक स्थान, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौतरा, चौतरा ये जम्मू कश्मीर में है। और चौतरा नामक स्थान पर जो है कुल्हाड़ी भी पाई गई है और चापर चापिंग भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो है चौतरा को जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल है ये, उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलन स्थल है ये, दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल है। दोनों संस्कृति का मिलन स्थल है ये। मतलब जो देखिए जो औजार पाए गए हैं उनके स्वरूप के आधार पर एक संस्कृति का नाम दिया गया है। यहाँ पर संस्कृति के नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी औजार पाए गए हैं उसे संस्कृति का नाम दिया गया है। जैसे कि जो समझने में आसानी हो, जैसे मान लीजिए जहाँ पर चापर चापिंग पाए जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो निम्नपुरा पाषाण काल का कालखंड है, ठीक। और जहाँ पर जैसे कुल्हाड़ी जहाँ मिलेगी तो हम समझ जाएंगे कि वो दक्षिण भारत की संस्कृति है वहाँ पर। तो दक्षिण जो कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं दक्षिण भारत में पाई गई हैं। लेकिन एक स्थान है चौतरा जहाँ पर दोनों स्थान मतलब चापर चापिंग भी पाए गए हैं, कुल्हाड़ी भी पाई गई है। आइए हम कुछ स्थानों की बात करते हैं निम्नपुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं। हम लोग निम्नपुरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल पढ़ेंगे। देखिए जो स्थल हैं, स्थल की बात करें, निम्नपुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं जिसमें भीमबेटका के जो गुफाओं का निर्माण किया गया है वो निम्नपुरा पाषाण कालखंड के अंतर ही किया गया है। जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा और पोटवार का पठार, पोटवार का पठार है, बेलन नदी घाटी है, और डिडवाना है जो जम्मू राजस्थान पाया जाता है, डिडवाना। तो भीमबेटका, ये जो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और पोटवार का पठार जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में चौतरा भी है। और बेलन नदी घाटी ये यूपी में है। और डिडवाना जो है राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। तो हमने यहाँ निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया। निम्नपुरा पाषाण काल को कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है क्वार्टजाई जैसे पत्थरों से औजारों का निर्माण किया जाता था। इसमें 4 प्रकार के औजार बनाए गए थे, चापर, चापिंग, बिदाड़ी और कुल्हाड़ी। चापर चापिंग को उत्तर भारत की संस्कृति कहा जाता है और कुल्हाड़ी को दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। दोनों का जो चौतरा नामक स्थान पर एक ऐसा स्थान है जम्मू कश्मीर में जहाँ पर दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल, दोनों औजार पाए गए हैं, इसलिए दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल कहा जाता है। जो स्थल की बात करें तो भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश में है और उसका निर्माण जो है पूरा पाषाण काल के निम्नपुरा पाषाण काल में हुई थी, इसका ध्यान देना है। लेकिन जो भीमबेटका की गुफा के अंतर्गत चित्रकारियाँ की गई हैं वो जो है उच्चपुरा पाषाण काल के दौरान की गई हैं, इसका हमें ध्यान देना है। सिर्फ भीमबेटका की गुफा का निर्माण किया गया था, न कि उसकी चित्रकारियों का निर्माण निम्नपुरा पाषाण काल के दौरान किया गया है। जो चित्रकारियाँ की गई हैं वो उच्चपुरा पाषाण काल के दौरान की गई हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक का मतलब हुआ कि जब पत्थर का टूटा हुआ भाग, जब ऊपर वाला टूटा हुआ भाग था, उसकी परत जब टूटती थी उसे फलक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है अगर इनके
5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC। तो फलक संस्कृति में जो औजार बनाए गए हैं, उन औजारों के जो पत्थर थे, इन पत्थरों की बात करें तो इन पत्थरों में जेस्पर है, क्वार्टजाइट है और फ्लिंट है और चर्ट जैसे पत्थरों से इनका निर्माण किया जाता था। ये पत्थर के मतलब जो जैसे क्वार्टजाइट जो पत्थर होता है, उसी प्रकार जेस्पर जैसे पत्थर होते हैं, जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट और क्वार्टजाइट, तो ये जो पत्थर का मतलब ये औजार को बनाने के लिए इस पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और औजारों की बात करें तो जो औजार थे उनका स्वरूप देखिए, इसमें तछड़ी है और खुर्ची है और बेधनी, तछड़ी, खुर्ची है और बेधनी। इन पत्थरों से इस तछड़ी, खुर्ची और बेधनी का निर्माण किया जाता था। अगर तछड़ी की बात करें तो उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। ये खास तौर से नक्काशियों में उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे और कुछ इस प्रकार था इसका स्वरूप। और खुर्ची की बात करें तो ये इसके ऊपर खुरदुरा रहता था और ये थोड़ा से जानवरों की खाल निकालने में ये इसका उपयोग करते थे लोग। जैसे इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए जो साइकिल जब पंचर हो जाती है, जब हम लोग बनवाने जाते हैं तो देखते हैं कि जो बनाने वाला होता है जब टीप को रगड़ता है और खुरदुरा होता है, तो उसी प्रकार खुर्ची भी होती है। उसका खुरदुरा वाला स्थान था, मतलब ऊपर जो खुरदुरा रहता था उसी से रगड़ते थे। अब बेधनी कुछ इस प्रकार होती थी। ये थोड़ा नुकीला रहता था इस साइड और इसको जो है नक्काशियाँ की जाती थी। तो तछड़ी, खुर्ची और बेधनी जैसे पत्थर मतलब औजारों का निर्माण जो है मध्य पूर्व पाषाण काल में किया जाएगा। जहाँ पर इन पत्थरों जहाँ पर ये पत्थर पाए जाएंगे वहाँ समझा जाएगा कि मध्य पूर्व पाषाण काल का ये पत्थर है। तो ये हो गया। और इन स्थलों की बात करें तो इन स्थलों में 2 स्थल हैं, नेवासा और हथनौरा। हथनौरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव कंकाल, पहली बार मानव कंकाल पाया गया था। आदि मानव कंकाल पाया गया है यहाँ पर। सर्वप्रथम मानव कंकाल यहीं पर पाया गया है। सर्वप्रथम मानव कंकाल यहीं पर पाया गया है। हथनौरा में मानव कंकाल पाया गया है। और एक स्थान है नेवासा। नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, MH यानी महाराष्ट्र में है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में हमने पढ़ा कि इसे फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। इसमें जो है पत्थरों का जो पत्थर उपयोग किए गए थे औजारों के बनाने में, जेस्पर है, चर्ट है, फ्लिंट है और क्वार्टजाइट, जैसे पत्थरों से औजारों का निर्माण किया जाता था। औजारों का स्वरूप देखें तो तछड़ी है, खुर्ची है, बेधनी। और स्थल में हथनौरा और नेवासा जैसे स्थल पर जो है मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं। आइए हम तीसरा पढ़ते हैं, उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल का जो कालखंड है 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC। देखिए
5 लाख से 50,000 BC, 50,000 से 40,000 BC और 40,000 से 10,000 BC। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल की शुरुआत मानी जाएगी। 10,000 BC से 8,000 BC, फिर नव पाषाण काल की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए हम उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, निम्न पूर्व पाषाण काल पूरा हिमयुग था। मध्य पूर्व पाषाण काल थोड़ा से उससे हिम टेम्परेचर में जब वृद्धि हुई, बर्फ़ों का जब पिघलाव हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर जब डाउन हुआ, टेम्परेचर जब बढ़ा तो छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ। छोटे छोटे जानवरों के विकास के लिए छोटे छोटे औजारों का विकास हुआ। ठीक। और उच्च पूर्व पाषाण काल तक आते आते जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका था, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका था, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर उच्च पूर्व पाषाण काल की जब जो औजार हैं और मध्य पूर्व पाषाण काल के जो औजार हैं, दोनों एक ही प्रकार के औजार माने जाते हैं। जैसे कि जो औजार तक्षणी, कुर्ची, बेदनी यहाँ पाए गए हैं, वही औजार इसमें भी पाए जाएंगे, और जिस पत्थर का उपयोग यहाँ किया गया है वैसी प्रकार का पत्थर वहाँ भी किया जाएगा। इसमें भी सेम वही पत्थर उपयोग किए जाएंगे, वही औजार यूज किए जाएंगे। और इनके स्थलों की बात करें तो इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट, जो भीमबेटका की गुफा है, यहाँ पर नक्काशियाँ और चित्रकारी यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर चित्रकारी और नक्काशी पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पर चित्रकारी और नक्काशी पर जोर दिया गया था, क्योंकि भीमबेटका की गुफा का निर्माण जो निम्न पूर्व पाषाण काल के दौरान किया गया था, उन गुफा के अंदर जो दीवालों पर जो चित्रकारियाँ की गई हैं वो उच्च पूर्व पाषाण काल के दौरान किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी और नक्काशी की गई है। चित्रकारी और नक्काशी की गई है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल में औजार यही है, पत्थर भी यही मध्य पूर्व पाषाण काल के ही हैं। और इसमें बस इतना किया गया है कि यहाँ पर इसको ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं।